नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रामनारायण मीणा। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप सभी का स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं इनकम कंजप्शन कर्व और एंजल वक्र क्या है और इससे किस प्रकार से इनकम कंजप्शन कर्व से एंजल वक्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसमें हमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से समझने की बात है वो ये है कि वस्तुतः इनकम कंजप्शन कर्व कहते किसे हैं। विद्यार्थियों, इनकम कंजप्शन कर्व ज्ञात करने के लिए आय के विभिन्न स्तरों पर यदि दोनों वस्तुएं एक्स और वाई वस्तु की कीमतें स्थिर रहे तो एक्स और वाई वस्तु की कीमतें स्थिर रहने पर आय के विभिन्न स्तरों पर साम्य के भी विभिन्न बिंदु होंगे। तो आय के विभिन्न स्तरों पर साम्य के विभिन्न बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो इनकम कंजप्शन कर्व का निर्माण होता है। तो पहले तो हमें समझे कि आय में परिवर्तन होने पर एवं वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहने पर विभिन्न प्राप्त साम्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को इनकम कंजप्शन कर्व के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम देखें कि ये एक बार पुनः हम देखें कि इनकम कंजप्शन कर्व कहते किसे हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की पसंद तथा एक्स और वाई वस्तु की कीमतें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय उपभोग वक्र तथा एंजल वक्र का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ये समझ रहे हैं कि आय उपभोग वक्र कहते किसे हैं। हम इसके परिभाषात्मक रूप से देखें तो आय उपभोग वक्र वस्तु स्पेस में स्थिर मौद्रिक कीमतों पर विभिन्न आय स्तरों के अनुरूपी साम्य स्थितियों को मिलाने वाला बिंदु पथ है। यानी आईसीसी, द इनकम कंजप्शन कर्व इज ए locus point in the commodity space showing the equilibrium commodity bundles associated with the different level of income for constant money prices। यानी आय के स्तरों में परिवर्तन करने पर जबकि एक्स और वाई वस्तु की कीमतें स्थिर रहती है तो साम्य बिंदु अलग अलग होंगे। साम्य बिंदु कहाँ? हर आय स्तर के अनुरूप एक साम्य बिंदु होगा। फिर यदि आय बढ़ जाती है तो दूसरा साम्य बिंदु होगा, फिर आय बढ़ जाती है तो तीसरा साम्य बिंदु होगा। इसका मतलब विभिन्न आय स्तरों के अनुरूप साम्य बिंदु अलग अलग होंगे। अब विभिन्न साम्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक खींची जाए तो इसको विभिन्न साम्य बिंदु का बिंदु पथ हम इसको कह सकते हैं। तो वो इनकम कंजप्शन कर्व है। तो इनकम कंजप्शन कर्व इज द locus point of consumer equilibrium resulting when the only the consumer's income is varied। मतलब केवल अन्य बातें स्थिर रहे, केवल आय में एक मिनट तो इनकम कंजप्शन कर्व इज द locus of point of consumer's equilibrium resulting when the only the consumer's income is varied। केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जबकि एक्स और वाई वस्तु की कीमतें स्थिर रहे, उसको उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहे, तो इनकम कंजप्शन कर्व वस्तुतः विभिन्न साम्य बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ या मिलाने वाली एक रेखा है। तो आय उपभोग वक्र के द्वारा प्रत्येक वस्तु के एंजल वक्र को भी ज्ञात किया
जा सकता है। अब पहले देखें कि एंजेलो कर्व को दोबारा हम एक बार कैसे इसको निकाला जा सकता है। तो जरा देखिए, ये एंजल कर्व का बताया, लेकिन एंजल कर्व के बाद हम बात करेंगे। मान लीजिए कि इनकम का स्तर 6 रुपए है, फिर 12 रुपए और 14 रुपए है। 6 रुपए होने पर इनकम कंजप्शन कर्व होने पर बजट लाइन, ये सबसे नीचे वाली बजट लाइन है, इसके अनुरूप इंडिफरेंस कर्व 1 है। इंडिफरेंस कर्व 1 एक बिंदु पर बजट लाइन को स्पर्श करता है। ये आय का स्तर 6 रुपए होने पर एफ बिंदु पर उपभोक्ता का साम्य होता है। यदि इनकम को बढ़ा करके 12 रुपए हो जाती है तो बढ़ी हुई आय स्तर के अनुरूप साम्य बिंदु ई है, और यदि आय बढ़ करके और 14 रुपीज हो जाती है तो अगला साम्य बिंदु एस हो। तो यदि एफ ई एस इन समस्त बिंदुओं को मिला दिया जाए, चूंकि ये विभिन्न बिंदु क्या है, आय का स्तर 6 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपीज, तो आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप साम्य बिंदु अलग अलग है। 6 रुपए पे एफ बिंदु है, 12 रुपए पे ई बिंदु है, 14 रुपीज पर एस बिंदु है। तो विभिन्न आय स्तरों के अनुरूप विभिन्न साम्य बिंदु एफ ई एस, विभिन्न साम्य बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो यह बिंदु पथ कहलाएगा। ये एक विभिन्न बिंदुओं का एक रास्ता है, यह बिंदु पथ ही इनकम कंजप्शन कर्व कहलाती है। तो इनकम कंजप्शन कर्व हमने कैसे ज्ञात किया? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन करने पर विभिन्न साम्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को इनकम कंजप्शन कर्व के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकम कंजप्शन कर्व। आगे जाकर के हम देखेंगे कि इनकम कंजप्शन कर्व वो किस प्रकार का है, इससे उस वस्तु के नेचर का पता कर सकते हैं। तो वस्तु के नेचर का निर्धारण करने में इनकम कंजप्शन कर्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आगे जाकर के हम देखेंगे। अब पहले हम ये देखते हैं कि एंजल कर्व किसे कहते हैं। एंजल वक्र मौद्रिक आय के स्तर एवं उपभोक्ता के द्वारा साम्य स्थितियों में खरीदी गई एक वस्तु की वस्तु मात्रा का संबंध बताता है। यानी एंजल कर्व ये बताता है कि आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप किसी एक वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी गई है, इस रिलेशन को एंजल कर्व बताता है। तो एन एंजल कर्व इज ए फंक्शन resulting the equilibrium quantity purchased of a commodity to the level of money income। यानी आय एंजल कर्व मौद्रिक आय के स्तर और उपभोक्ता के द्वारा साम्य स्थितियों में किसी एक वस्तु, जैसे कि एक्स वस्तु, एक वस्तु की मात्रा के संबंध को बताता है। यानी एक वस्तु की मात्रा और आय के स्तर, इसको बताने वाले वक्र को एंजल कर्व के नाम से जाना जाता है। डोमिनिक सॉल्वेटो ने इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है। एंजल वक्र प्रति समय अनुसार कुल आय के विभिन्न स्तरों से संबद्ध एक वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बताता है। यानी आय के विभिन्न स्तर और वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बताता है। देखिए यहाँ ऊपर मैंने अभी बताया था कि आय के विभिन्न स्तरों 6 रुपए, 12 रुपए और 14 रुपीज, आय के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न साम्य बिंदु है। इन विभिन्न साम्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आईसीसी कहते हैं। अब इस आईसीसी से किस प्रकार से हम एंजल कर्व का निर्माण कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए ये जहाँ ऊपर वाले डायग्राम का जो डायग्राम है उसमें तो सिंपली उपभोक्ता के साम्य स्तर को लेते हुए और इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन और फिर इनकम कंजप्शन कर्व को हमने निकाला है। क्षैतिज अक्ष पर वाई वस्तु लिया और लंबवत अक्ष पर हमने वाई वस्तु लिया और क्षैतिज अक्ष पर एक्स वस्तु लिया। अब यदि एंजल कर्व ज्ञात करना चाहते हैं तो लंबवत अक्ष पर वर्टिकल एक्स पर हमने मॉनेटरी इनकम ले ली, उपभोक्ता की आय को ले लिया, 6 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपीज। अब साम्य बिंदुओं पर, अब साम्य बिंदु कहाँ था, ये साम्य बिंदु एफ बिंदु पर यहाँ एक्स की मात्राएं हैं, इधर एक्स की मात्रा, इधर वाई की मात्रा, केवल एक्स की मात्रा लें और क्षैतिज अक्ष पर यहाँ पर मौद्रिक आय को लें। तो इससे नीचे लेंगे तो एक्स की खरीदी जाने वाली मात्रा ओ x1 है, फिर ई पर खरीदी जाने वाली मात्रा
OX2 है और S साम्य बिंदु पर खरीदी जाने वाली मात्रा OX3 है। तो I का स्तर 6 रुपये होने पर X की, अभी इसको नीचे ले लिया जाए, इससे नीचे लिया जाए, तो यहाँ पर I का स्तर 6 रुपये होने पर, I का स्तर 6 रुपये होने पर X की खरीदी जाने वाली मात्रा X1 है। I का स्तर 12 रुपये होने पर X की खरीदी जाने वाली मात्रा X2 है और I का स्तर 12 रुपये होने पर इस साम्य स्तर के अनुरूप X की खरीदी जाने वाली मात्रा X3 है। तो यदि F डैश, E डैश, S डैश को मिला दिया जाए तो एंजेल कर्व का निर्माण होता है। तो एंजेल कर्व वस्तुतः मौद्रिक आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप जो साम्य उपभोक्ता का साम्य स्तर है, उस साम्य स्तर पर X की खरीदी जाने वाली विभिन्न मात्राओं के संबंध को बतलाता है। तो ये एंजेल कर्व है। अब इसका हम आगे जाकर के देखेंगे कि किस प्रकार से किसी वस्तु के और उसकी प्रकृति का निर्धारण करने में इसमें सहायता मिलती है कि कितना पैसा आय बढ़ने पर एक्स वस्तु पर खर्च किया जा रहा है या वाई वस्तु पे खर्च किया जा रहा है, या उसकी लॉज किस प्रकार की है। ये सारी चीज़ें हम आगे जाकर के देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि आय उपभोग वक्र और एंजेल वक्र, आय उपभोग वक्र से एंजेल कर्व का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। विभिन्न आय स्तरों के अनुरूप जो विभिन्न साम्य बिंदु है, उन साम्य बिंदुओं पर किसी एक वस्तु की कितनी मात्राएं खरीदी जा रही है, इस बात का संबंध, यानी आय के विभिन्न स्तर और किसी एक वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा के बीच के रिलेशन के संबंध को हम एंजेल कर्व के नाम से जानते हैं। और किस प्रकार से इसका क्या डेराइव किया है, इसका व्युत्पन्न किस प्रकार से, इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, ये हमने इस डायग्राम, दोनों डायग्राम से आपको बताया है। अगले वीडियो में मैं एक नए इसके बचे हुए शेष भाग को आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक